परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशन में हमारा जो अगला टॉपिक है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर करने के बारे में है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कुछ परफॉर्मेंसेस तो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा है ही स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी कुछ तो परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस जो रेशो एनालिसिस का टॉपिक है उसमें, और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस हैं। फिर वेरिएंस एनालिसिस कैलकुलेट किया जाता है। वेरिएंस में वो वेरिएंस वाले चैप्टर में आप डिटेल्स में उसको देख सकते हैं कि वेरिएंस कितनी टाइप के हैं, सेल, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वेरिएंसेस, वो भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमारी परफॉर्मेंस को बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेबर टर्नओवर, वो भी हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। वो चारों आइटम की लिस्ट उसने यहाँ बना दी है। इस चैप्टर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में है, और वो स्पेसिफिक सिचुएशन में सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक होती है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके तो चीज़ें आगे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन जो उसने क्रिएट की है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे की जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि हम जब किसी भी दूसरे बंदे का काम करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, तो उस प्रोजेक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज किसी भी कस्टमर के लिए जब घर बनाती हैं तो वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाती हैं, तो उसके साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस वो कस्टमर को चार्ज करेंगी, और उसमें एक सर्टेन लेवल का या सर्टेन टाइप का उन्होंने वो घर बना के देना है उसको। तो यहाँ डिफाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ यूज्ड व्हेन अ जॉब और प्रोजेक्ट इज़ लार्ज एंड विल टेक अ सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम। जैसे घर बनाने में 6-8 महीने लगेंगे, तो वो एक पूरा घर बनाने का जो टाइम पीरियड होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसकी कॉस्टिंग भी साथ साथ भी होती जाएगी, और उसकी एक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो हम कस्टमर को पहले बताएंगे, या एस्टिमेटेड प्राइस कस्टमर को पहले बताएंगे। तो उसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन हमने अपनी कॉस्ट को अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा आउट नहीं होने देना। अगर आपने कस्टमर को 50 लाख का एक एस्टीमेट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली 50 लाख आप कस्टमर को चार्ज करोगे तो आपने उसमें प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो प्रॉफिट इसी सूरत में अर्न होगा कि आपकी कॉस्ट उस 50 लाख से कम रहे। तो आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग करते रहें। जितना काम हो चुका उसको रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें, तो वो ज़रूरी है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। In view of the large scale of many contracting operations, cost control is vital and frequent comparisons of budgeted and actual data are needed to be monitored। कि हमने वही जिस तरह बजट आपने बनाया होगा, जब आप कस्टमर को एक स्पेसिफिक रेट देंगे या एक एस्टिमेटेड रेट देंगे, तो डेफिनेटली आप बजट तो बनाएंगे। बजट बनाने के बाद उसको बताएंगे, तो आपको मार्केट रेट का कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा होगा। अब हमने मॉनिटर जब करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो 2 चीज़ों को हमने फोकस करना है कि हमारी कॉस्ट ओवररन ना हो। जितनी हमने कॉस्ट का एस्टीमेट लगाया हुआ है बजट में, उससे ज़्यादा ना हो, और हमारा टाइम टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी ओवररन नहीं होना चाहिए। टाइम जितना हमने उसका एस्टीमेट लगाया था वही रहना चाहिए, क्योंकि टाइम जब ज़्यादा लगेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो सकेगी, कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। इन एडिशन अ नोट शुड बी मेड ऑफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट। अब 2 चीज़ें वो बता रहा है, रेशियो ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड।
वर्क सर्टिफाइड का मतलब ये है कि आपको टोटल जो एसोसिएट या कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है कस्टमर ने, तो उसकी एक वैल्यू आपको दी है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन का अगर काम करेंगे घर में, आपने वायरिंग नहीं करके देनी या उसमें फ्लोरिंग नहीं करके देनी, तो कंस्ट्रक्शन के काम का जो ग्रे स्ट्रक्चर जिसको हम कह देते हैं, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको बताई जाएगी कि आपने इतने लेवल तक काम करना है। वो वर्क सर्टिफाइड है, जितना कस्टमर या कॉन्ट्रैक्टर आपको अलाउ करेगा कि आप उस अमाउंट तक का काम कर सकते हैं, वो वर्क सर्टिफाइड है। इस वर्क सर्टिफाइड में आपकी कॉस्ट कितनी है, यानी उसकी रेशो कितनी है, इसका ट्रैक रखना है आपने। और दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आपका कोई आफ्टर सेल सर्विसेज का भी कॉन्ट्रैक्ट है तो रेमेडियल वर्क सब्सिक्वेंटली रिक्वायर्ड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने काम ख़त्म कर दिया और बाद में जब वो कस्टमर ने उस अपनी इंस्पेक्शन की तो उसने देखा कि आपकी काफ़ी सारे काम ख़राब हैं और आपको उसको सही करके देना पड़ेगा, तो वो रेमेडियल वर्क का भी आपने पहले से एक नोट रखना है, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। Effectively, the level of profit being earned on the contract can be checked as each architect or quantity survey certificate is received. फिर हमने जिन चीज़ों को कंट्रोल करना है ताकि हमारी कॉस्ट ओवररन ना हो, उनमें सबसे पहले तो ये है आइडल टाइम। लेबर फारिग ना बैठी रहे कॉन्ट्रैक्ट पे। कभी कभी तो ऐसा होगा, कभी मटेरियल लेट हो जाएगा, कभी किसी और वजह से मशीन ख़राब हो जाएगी कोई, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत काम में डिले आएगा। आइडल टाइम कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन इसको बहुत हाई लेवल तक नहीं जाने देना। मटेरियल वेस्ट ना हो। आम तौर पे ऐसा ही होता है कि जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे ख़ुद से तवज्जो नहीं देते तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर आपने रखे होते हैं वो आपके मटेरियल को ज़ाया करते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं परवाह कि कॉस्ट ज़्यादा हो रही है या नुकसान हो रहा है कंपनी का। वो तो किसी तरह भी उनके इशू नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट आपकी ज़्यादा भी लग जाएगी। तो इसलिए ये जो कंपनी बेसिक कॉन्ट्रैक्टर होती है, ये उसका काम है कि वो मटेरियल वेस्टेज को कंट्रोल करे। फिर इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल का मतलब भी है कि साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल वगैरह मेंटेन नहीं करनी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो उसमें लॉस होने का ख़दशा ज़्यादा है। और यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, उसको भी ट्रैक करना है। गैर ज़रूरी तौर पे कोई मशीन्स और ये प्लांट्स वगैरह साइट के ऊपर ना चलते रहें। तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में? टू बी एबल टू एवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बजट। आपका टोटल बजट कितना था और अभी तक आप, जाहिर बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ही तो एवेलुएशन नहीं करेंगे ना। परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के एंड पे ही नहीं करनी, बल्कि साथ साथ भी करते रहना है। उसका एक तरीकाकार उसने पूरा बताया हुआ। 4 स्टेप मेथड है कि सबसे पहले तो आपको टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेप 1 में वो गिवन होती है अमूमन क्वेश्चन में, वो आप ले लेंगे। फिर जो आपकी टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड वो इसलिए लिख रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट तो आपको पता चलेगी जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी पता होगी, एग्जैक्ट कॉस्ट एक्चुअल डेफिनेटली कमी बेशी होती है चीज़ों में। स्टेप 3 पे आपने इस स्टेप 1 और स्टेप 2 की वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करके वो जो प्रॉफिट है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। अगर लॉस होगा उसको भी आप फ़ौरन से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये 3 स्टेप करने के बाद चौथा स्टेप ये है कि आप अपना जो प्रॉफिट है, अभी तक मसलन आपका साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी 5 महीने गुजर चुके हैं, तो 5 महीने का कितने % प्रॉफिट या कितना प्रॉफिट आप अपनी बैलेंस शीट में या आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी उसमें लिख लेंगे। क्योंकि अभी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब आपने कुछ ना कुछ काम पूरा कर लिया हुआ है तो उतना प्रॉफिट आप एट्रीब्यूट करेंगे और उसको अपनी कैलकुलेशन में लेके आएंगे। अब उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक वर्क सर्टिफाइड मेथड है, यानी उसका फार्मूला लगेगा, और एक टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट मेथड है। 2 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला ये है कि आपका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट,
यानी जितना आपको अभी तक आप काम कंप्लीट कर चुके हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जितना आपको हो चुका है, पास हो चुका है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे डिवाइड करें और ये जो स्टेप 3 में आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये दोनों वैल्यूज़ यानी ये वाली वैल्यू भी, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये दोनों क्वेश्चन में दी हुई होंगी। जो ओवरऑल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये आपने स्टेप 3 में कैलकुलेट किया होगा, तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसकी आगे एक टेस्ट यूनिट अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो भी करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट इनकर्ड टू डेट वाला। अभी तक जितनी कॉस्ट आप लगा चुके हैं उसको टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट पे डिवाइड कर लें और मल्टीप्लाई बाय वही ओवरऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो स्टेप 3 में आपने कैलकुलेट किया है। दोनों की लॉजिक ऐसे ही बनती है ना कि ये है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 मिलियन। अभी तक आपका जो काम कंप्लीट हो चुका है, जितने आपका वर्क सर्टिफाई हो चुका है वो है फॉर एग्जांपल 0.5 मिलियन, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय जो भी प्रॉफिट होगा एक्सपेक्टेड। यहाँ पे कॉस्ट की बात होगी तो 1 मिलियन अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी उससे कम ही होगी। फॉर एग्जांपल वो 0.8 मिलियन है और अभी तक आप 0.4 या 0.45 मिलियन लगा चुके हैं कॉस्ट में, तो उसको मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कर लेंगे। अच्छा, इसकी एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग हमें आगे दी हुई है, वो हम देखते हैं उसको। ये कहता है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना वो 62 मिलियन है, जिसमें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट वो 38 मिलियन है, यानी 38 मिलियन का काम अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। कॉस्ट अभी तक लगा चुके हैं आपकी वो 28 मिलियन है और फ्यूचर कॉस्ट टू कंप्लीट वो भी 28 मिलियन है। इसका मतलब पहला तो ये होगा ना कि जो टोटल कॉस्ट है वो आप इस 28 और इस 28 को ऐड करेंगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है, क्योंकि अभी तक जो आप कॉस्ट लगा चुके हैं वो 28 मिलियन है और फ्यूचर कॉस्ट टू कंप्लीट फर्दर कॉस्ट जो है या फ्यूचर कॉस्ट टू कंप्लीट वो भी 28 मिलियन है। इसका मतलब है दोनों को मिला के आपकी टोटल कॉस्ट 56 मिलियन बन जाएगी। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आपकी वैल्यूज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 62 मिलियन, जो उसने यहाँ फर्स्ट स्टेप बताया था डिटरमिन द टोटल सेल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो है 62 मिलियन। फिर है टोटल कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट हमने निकाली 56 मिलियन। अब हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड है, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा ना इस कॉन्ट्रैक्ट से वो हो जाएगा 62 मिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसमें से 56 मिलियन माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 6 मिलियन। ये वो स्टेप 3 की कैलकुलेशन है जो ऊपर उसने स्टेप 3 दिया था कि आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करें। अब हमने लगाना है फॉर्मूला। वर्क सर्टिफाइड वाला जो फॉर्मूला था वो था वर्क सर्टिफाइड टू डेट जो कि 38 मिलियन है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि 62 मिलियन है, यानी हम करेंगे 38 डिवाइडेड बाय 62 और मल्टीप्लाई इसको करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी 6 के साथ, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लें। दूसरा जो फॉर्मूला है जो 2 में उसने दिया है कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, वो भी सादा सा फॉर्मूला है कि कॉस्ट इनकर्ड टू डेट है 28 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमने अभी ऊपर वाले स्टेप में भी फाइंड किया 56 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि 6 है उसके साथ, तो ये भी आपका एक आंसर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम आना ज़रूरी नहीं होता, तो आपका जो एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा जो अभी तक आप रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट, वो आपका 2 मेथड से कैलकुलेट होता है, वर्क सर्टिफाइड मेथड से भी और कॉस्ट इनकर्ड टू डेट मेथड से भी। तो ये आपने 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं स्पेसिफिक सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया। आगे है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कब होती है? ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, और जॉब कॉस्टिंग बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग की एक ही तरह की नेचर है, एक चीज़ को ही हम 2 नाम भी दे सकते हैं।
लेकिन जॉब कॉस्टिंग की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है ना, वो तो ये है कि आपका हर जॉब जो होगी वो दूसरी जॉब से यूनिक होगा इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट तो, लेकिन जॉब कॉस्टिंग स्मॉलर स्केल पे है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लार्जर स्केल पे है। यानी एक घर बनाना भी बेसिकली जॉब कॉस्टिंग के अंडर आता है, क्योंकि हर घर दूसरे घर से यूनिक ही होता है, कोई ना कोई उसका फीचर बाकी सारे घरों से यूनिक ज़रूर होगा, तो जॉब कॉस्टिंग उसी चीज़ को ही कवर करती है। लेकिन जब जॉब कॉस्टिंग बड़े लेवल पे हो या लार्ज स्केल पे हो तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की अलग कैटेगरी बना देते हैं। जॉब कॉस्टिंग की फिर जो दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपको किसी कस्टमर ने स्पेसिफिक फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दे दिया और वो 10-15 दिन में उसके बनाए हुए डिज़ाइन के मुताबिक आपने फर्नीचर उसको बना के देना है, तो वो जॉब कॉस्टिंग के अंडर आ जाएगा। तो वो यहाँ डिफाइन कर रहा है कि जॉब कॉस्टिंग इज़ यूज टू कॉस्ट इंडिविजुअल यूनिक जॉब्स। जॉब कॉस्टिंग इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल बोथ इन वैल्यूज एंड टाइम, देयरफॉर मैनी ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स विल बी आइडेंटिकल। क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये स्मॉल स्केल पे है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लार्ज स्केल पे होती है। और कॉन्ट्रैक्ट अमूमन साल 2 साल 3 साल के भी होते हैं, इससे भी बड़े होते हैं कई दफ़ा। इसमें भी कॉस्ट कंट्रोल करनी है आपने, यानी आपकी कॉस्ट ओवररन ना हो, और टाइम मैनेजमेंट भी है, यानी टाइम भी ओवररन ना हो। वही दो चीज़ें जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी देखी हैं। The type of firm that is using job costing will influence the type of my use. Example include practicing accountants. इसमें ratio of chargeable time for a job to total time required to complete the job. अब ये बात वही होती है ना कि एक जॉब पे एक बंदे ने कितना टाइम लगाया। जॉब की एक बंदा है, आपने अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो तो आपने 10 जॉब्स को देख रहा है, तो किसी पर्टिकुलर जॉब में उस अकाउंटेंट की सैलरी का कितने % आपने इंक्लूड करना है, वो आप चार्जेबल टाइम फॉर अ जॉब कि उसना कितने, वो जॉब कार्ड बनता है। जॉब कार्ड क्या होता है ये आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले। तो जॉब कार्ड के ऊपर टाइम जो प्रोवाइड किया है किसी भी एम्प्लॉई ने उस जॉब के ऊपर, वो लिखा जाता है और बाद में उसकी सैलरी उस जॉब को उस रेशो से चार्ज कर दी जाती है। इसी तरीके से गैराजेस, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ स्पेयर, ये भी जो स्पेयर पार्ट्स आपके हैं उनकी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, यानी कितने टाइम तक वो वहाँ पे स्टोर रखे हैं आपने। ज़ाहिर बात है कि आपने एक गोडाउन है, गैराज है, वहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, तो आपकी जॉब का इक्विपमेंट ने गैराज में कितने दिन रखा, तो गैराज का रेंट आपको कितना शेयर मिलेगा उसका, ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। फिर प्रिंटर्स है, कॉस्ट पर प्रिंटेड पेज, ये भी है। प्रिंटर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो ये नहीं होता कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रिंटर उन्होंने लगाया हुआ है। प्रिंटिंग रूम एक पूरा बना हुआ होता है, जिस बंदे ने भी नेटवर्किंग के थ्रू प्रिंट देना है वो प्रिंट वहाँ एक ही प्रिंटिंग जगह पे आएगा और वहाँ पे एक प्रिंटिंग सुपरवाइज़र होता है, वो सारी चीज़ों को मैनेज भी करता है। तो अब आपने कितने प्रिंट्स लिए, वो कॉस्ट आपके डिपार्टमेंट को या आपकी जॉब को चार्ज होगी। इसी तरीके से ट्री सर्जन टिपिंग टाइम टू चिपिंग टाइम, ये ट्री सर्जन्स की बात वो ये कर रहा है, स्पेसिफिक जॉब है ना कि जो दरख्तों को, ये गवर्नमेंट पार्क्स वगैरह में ये रोड के किनारे दरख्तों की वो टिपिंग करते हैं, तो वो कितना टाइम हर एरिया में उन्होंने लगाया या हर जॉब पे लगाया, उसके मुताबिक उनकी सैलरी उस एरिया या उस कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज की जाती है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स उसने दिए हैं कि जिसमें जॉब कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जिसमें कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन हो रही होती है। जॉब कॉस्टिंग में तो ये होता है ना कि हर जॉब दूसरी जॉब से यूनिक है, एक जॉब कंप्लीट होगी तो दूसरी जॉब शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एक लंबे अरसे तक एक पूरे फ्लो में बनती रहती हैं। इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको पता है। फूड एंड बेवरेजेस की जो कंपनी है, ये कोका कोला, पेप्सी, ये सारी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंडर आती है। इसमें लॉसेस की भी आपने चीज़ें देखी हुई हैं कि डिफरेंट टाइप का लॉस होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। तो इसमें परफॉर्मेंस ये है कि आपने एबनॉर्मल लॉस को कंट्रोल करना है, लेवल ऑफ रिजेक्टेड प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करना है कि चीज़ रिजेक्शन के भी 2 लेवल हैं।
इन हाउस रिजेक्ट हो जाती है और बाज़ औक़ात कस्टमर के पास पहुंच के रिजेक्ट हो जाती है। तो ये रिजेक्शन ऑफ प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करना आपने, कि आपकी कोई भी चीज़ इस तरह की ख़राब ना बने जो कि रिजेक्ट हो जाए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से या इवेंचुअली कस्टमर से वापस आ जाए। और जो थर्ड चीज़ है वो प्रोडक्शन टाइम, उसको भी कंट्रोल करना आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में। इन एडिशन इन्वेंट्री लेवल एंड कॉस्ट टारगेट्स वुड बी मॉनिटर्ड एज वेल एज एनी बॉटलनेक्स आइडेंटिफाइड एंड क्योर्ड। अब बॉटलनेक का मतलब वो होता है वो रिसोर्सेज जो आपके शॉर्ट सप्लाई में हैं, यानी जो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, वो बॉटलनेक है। जैसे लेबर है, लेबर के आपके पास 50,000 आवर्स अवेलेबल हैं पर मंथ और वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ये बॉटलनेक रिसोर्स है। बॉटलनेक मटेरियल भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकता है, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई भी करना है और उनको क्योर भी करना है कि अगर सडनली आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ स्पेयर कैपेसिटी में अवेलेबल होने चाहिए। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग में होगा। फिर बैच कॉस्टिंग है। बैच कॉस्टिंग में भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती हैं लेकिन बैचेस में बनती हैं। ये प्रोसेस की कॉस्टिंग की तरह भी नहीं है, ये जॉब कॉस्टिंग की तरह भी नहीं है, लेकिन इन बिटवीन है दोनों के, कि बनेगी आइडेंटिकल प्रोडक्ट जबकि जॉब कॉस्टिंग में यूनिक बनती हैं। तो इस लिहाज से तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह है। लेकिन एक बैच जब तक कंप्लीट नहीं होता दूसरा बैच स्टार्ट नहीं हो सकता, इस सेंस में ये जॉब कॉस्टिंग की तरह है। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल जो है ना वो है मेडिकल कंपनी, मेडिसिन कंपनीज़, कि जब वो दवाइयाँ बना रही होती हैं तो एक पूरा उनका बैच होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा सिरप बनाना है तो सर्टन लीटर्स होते हैं, 500, 1000, 2000 जो भी, वो पहले बन जाएंगे, उसके बाद मशीनों की क्लीनिंग होगी और नया बैच उसके बाद स्टार्ट होगा। इसी तरह जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, कपड़ा बनता है जहाँ पे, वो भी बैचेस में बनता है। एक बैच तैयार हो जाएगा, फिर दूसरा बैच बनेगा, वो चला जाएगा, फिर तीसरा बनेगा। इसी तरह बेकरी की जो आइटम्स हैं ये भी हमें पता है कि बैचेस में बनती हैं, कि उन्होंने पूरी डो बना ली, एक दिन के जो उन्होंने रस बनाने हैं, केक बनाने हैं, वो सारा मटेरियल प्रिपेयर करेंगे और एक दिन का पूरा बैच वो निकल जाएगा। नेक्स्ट बैच के लिए वो दोबारा से वो डो तैयार होगी, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगी। और जितने भी इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं इनमें भी ये भी बैच कॉस्टिंग में बनते हैं। फिर इन चीज़ों को बताता है कि परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी। जैसे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की उसने एग्जांपल दी है कि इसमें हमने जो लॉस मटेरियल है ना वो कंट्रोल करना है, कपड़ा ख़राब ना हो, बीच में उसका कहीं पे भी प्रिंट ख़राब ना हो वरना वो लॉस हो जाएगा उसका। और जो आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं कलरिंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए, वो केमिकल लॉस ना हो। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री हेल्ड, ये इस चीज़ को देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ना आपने होल्ड करनी, लकड़ी की भी और बने हुए फर्नीचर की भी। बेकर्स में बेकिंग टाइम टू ओवन हीट टाइम, ये कंट्रोल करना आपने। ये नहीं है कि ओवन आपने हीटिंग पे लगा दिया और वो हीट हो रहा है और गैस ज़ाया हो रही है और बीच में कुछ रखा नहीं हुआ, या ओवर हीटिंग की वजह से आपने चीज़ बीच में रखी, वो ख़राब होगी, उसकी वजह से नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। और इलेक्ट्रिकल गुड मेकर्स में कहता है नंबर ऑफ़ क्वालिटी कंट्रोल फेलियर। मोबाइल बन रहे हैं तो मोबाइल उन्होंने कोशिश करनी है कि कोई भी मोबाइल ख़राब ना बने, मतलब ये ना हो कि क्वालिटी कंट्रोल में जाए और मोबाइल का टच ही नहीं काम कर रहा और वो वापस आ जाए, रीवर्क करना पड़ जाए। तो ये चीज़ें आपने कंट्रोल करनी होती हैं। तो ये तो सारा था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन का जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे तो चीज़ें पढ़ी हुई ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में, जैसा कि उसने पहले लिस्ट बनाई थी कि रेशो एनालिसिस और वेरिएंस एनालिसिस और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेबर टर्नओवर वगैरह। लेकिन यहाँ पे उसने जो बातें की हैं वो स्पेसिफिक सिचुएशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग और उसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग, इन चीज़ों को उसने डिस्कस किया है कि इन चीज़ों को वो स्पेसिफिक सिचुएशंस कह रहा है और इन स्पेसिफिक सिचुएशन में हमने परफॉर्मेंस से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उनको कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल ही हैं, इनमें न्यूमेरिकल जो पार्ट था वो तो वही है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला था, ये वाला। इसी तरह की कोई क्वेश्चन वो दे देता है पेपर में 2 नंबर के लिए MCQ में, तो वो आप इजीली ये फार्मूला अगर याद कर लें और उसको अप्लाई कर दें तो आपका इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सर्विस सेक्टर में, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस
जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं दूसरी कंपनीज़ को, दूसरे बिजनेसेस को, उन सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ की परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे, ये भी सिंपल सी चीज़ें हैं। अब सर्विस के 3 बेसिक फीचर हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सर्विस इंटेंजिबल होती है, इसका जो यूज़ होता है और प्रोडक्शन होती है वो साइमल्टेनियस होती है, और सर्विस फ्यूचर के लिए इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ये पेरिशेबल होती है। इस लिहाज से जो इसके की सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से या एक प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री से, बट देयर एप्लीकेशन विल रिक्वायर स्पेशल अटेंशन इफ दे आर सो टू बी यूजफुल इन असेसिंग परफॉर्मेंस। The service sector of the economy in many Western economies, one of the major changes that has taken place in recent years has been a change in the structure of those economies. अब हमारे यहाँ तो सर्विस बिजनेसेस को इतने ज़्यादा नहीं है, स्पेसिफिक हैं, बैंक है जैसे, या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, या कोई ऑडिट फर्म्स बनी हुई हैं, या इस तरह की चीज़ें, डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं ना, उनमें बहुत तरह की सर्विसेज हैं, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में बिजनेसेस अपने बहुत सारे काम आउटसोर्स कर देते हैं, उसके लिए अपने एम्प्लॉय नहीं रखते। फिर कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी फ़िज़िकल लोकेशन नहीं है, तो वो भी अपना काम फिर आउटसोर्स कर देते हैं। उनमें सबसे फेमस जो कंपनी है, जो हमारे यहाँ बहुत कम है सही है लेकिन रेयर है, वो है अकाउंटेंसी फर्म्स, जो मुख्तलिफ कंपनी की अकाउंटेंसी को देखते हैं, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। कंपनी उनको एक लमसम अमाउंट पे कर देती है, तो कंपनी अपने अकाउंटेंट्स वगैरह नहीं रखती, क्योंकि अकाउंटेंट रखना, फिर उनकी सैलरीज बनाना, फिर पूरे डिपार्टमेंट को चलाना, कंपनी इस झंझट में नहीं पड़ती और वो अपना अकाउंटेंसी का सारा काम आउटसोर्स कर देती है। इसी तरीके से कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, जैसे लॉ कंसल्टेंसी फर्म्स हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में इस तरह की कंसल्टेंसी फर्म ज़्यादा होती हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, क्योंकि वहाँ सारा काम जो चलता है वो प्रोफेशनल्स के थ्रू चलता है। वो पैसा प्रोफेशनल्स को देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिजनेसेस को, वो उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है, या हमारे बिजनेसमैन का प्रॉब्लम ये है कि हमारा बिजनेसमैन किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देना पैसे को ज़ाया करने के बराबर समझता है, इसलिए वो फिर अपने एम्प्लॉयज़ रख लेता है जिनको उसको उस तरह एक्सपर्ट सर्विस ना भी हो, लेकिन उनको वो थोड़ा बहुत पे करके अपना काम चलाता रहता। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ऐसा नहीं होता, वो किसी भी डिज़र्विंग पर्सन को पैसा देते हुए बिल्कुल भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, और वो उसको पेमेंट करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हाई पेइंग की ही क्यों ना हो, लेकिन उनको उसकी एक्सपर्टीज़ पे क्योंकि ट्रस्ट होता है तो वो उसको पे करते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें उसने बताई हैं कि सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डिस्कस की। वी शैल कंसिडर 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो होती है, सारी बात है कि वो भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही बनी है, तो वो देखेगा कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी हमारा प्रॉफिट कितना है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है सर्विस क्वालिटी। क्वालिटी इज सीन टू बी पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन सर्विस सेक्टर। आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे, तो ही आपको दोबारा हायर किया जाएगा वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है तो आपको दोबारा हायर नहीं किया जाएगा। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बिल्कुल कन्वेंशनल जैसे हमारा है, रेशो एनालिसिस, वो सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, गियरिंग, एक्टिविटी रेशो, ये सारा आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में भी है, इसमें भी प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस किया हुआ है। कॉम्पिटिटर रेशो, टिपिकल रेशो दैट कुड बी यूज्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इसमें रेवेन्यू पर सर्विस, एक दफ़ा अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके हमें कितने पैसे मिलते हैं। रेवेन्यू पर प्रिंसिपल और पार्टनर इन फॉर एग्जांपल अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मतलब हमने 10 लोग रखे हुए हैं प्रोफेशनल्स, तो अगर हम टोटल रेवेन्यू को 10 पे डिवाइड करें तो पर प्रोफेशनल या पर प्रिंसिपल हमें क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ जो है वो है स्टाफ कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। सारी बात है, किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टाफ तो रखा होगा उन्होंने, जैसे एक ऑडिट फर्म ने इंटर्नीज भी रखे होते हैं, वो मैनेजर्स भी रखे होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और भी होते हैं।
उन पे जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो रेवेन्यू का कितने परसेंट है। स्पेस कॉस्ट यानी जो आपने ऑफिस लिया हुआ रेंट पे, उस ऑफिस का जो रेंट पे कर रहे हैं वो स्पेस कॉस्ट कहलाएगी, वो रेवेन्यू का कितने परसेंट है। फिर आप स्टाफ को ट्रेन करेंगे सर्विस प्रोविजन के लिए डेफिनेटली, तो उस ट्रेनिंग पे कितनी कॉस्ट आएगी, वो रेवेन्यू का कितने परसेंट है। प्रॉफिट की टोटल परसेंटेज कितनी है, करंट क्विक रेशो, मार्केट शेयर इंक्रीज ईयर बाय ईयर, ये चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं किसी भी सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। फिर फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस इज ऑफ यूज बट ड्यू टू the human nature of the service provider, the quality of service also need to be considered. कोई अगर आपका ऐसा प्रोफेशनल है जो सही सर्विसेज नहीं दे रहा और उसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे एम्प्लॉई को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ सर्विस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी नहीं होगी, कस्टमर दोबारा आपको ऑर्डर नहीं करेगा और आपका बिजनेस दोबारा प्रॉफिट में नहीं जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, वो डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा। यहाँ कुछ सर्विस सेक्टर बिजनेस की एग्जांपल्स दी हैं उसने। बार्कलेज बैंक की एग्जांपल है, कॉमनवेल्थ होटल्स की एग्जांपल है। सर्विस क्वालिटी को यहाँ सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ब्रिटिश एयरपोर्ट अथॉरिटी है ना, BAA, जैसे हमारे यहाँ भी सिविल एविएशन अथॉरिटी, इज़ अ लार्ज कंपनी विच ऑपरेट्स मैनी ऑफ द UK's मेजर एयरपोर्ट्स। The company uses regular customer surveys for measuring customer perception of a wide variety of service quality attributes. यानी वो एयरपोर्ट पे आने वाले कस्टमर्स को उनसे सर्वे करते रहते हैं कि वो एयरपोर्ट सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। मतलब एयरपोर्ट की क्लीनिंग से, एयरपोर्ट की पिक एंड ड्रॉप से, जो इंटरनल बाकी स्टाफ के मामलात होते हैं उनसे। जैसे वो कहता है क्लीनलीनेस ऑफ इट्स फैसिलिटीज़, द हेल्पफुलनेस ऑफ द स्टाफ एंड ईज ऑफ फाइंडिंग वंस वे अराउंड द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के ऊपर आपने एग्जिट किस तरफ है। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं, लेकिन बाहर के मुल्क बड़े एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए अच्छा खासा टाइम लगता है। तो वहाँ पे अगर आपको प्रॉपर रास्ता ही नहीं पता होगा, गाइडलाइन नहीं दी हुई, बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ें क्वालिटी ऑफ सर्विस में ही आती हैं। द क्वालिटी मेजर्स एंड द मैकेनिज्म यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी इशू। जैसा आप क्वालिटी का जो भी इशू होगा उसके अकॉर्डिंगली आप, यहाँ पे उसने कुछ उसकी बताई हैं चीज़ें कि एक्सेस, एयरपोर्ट पे एक्सेस, जैसे वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, ईज़ ऑफ फाइंडिंग वे अराउंड, एयरपोर्ट पे आपने इधर उधर जाना है, एग्जिट की तरफ जाना है या चेक इन करना है, तो वो रास्ता किस तरफ से है, ये आपका एक्सेस में आएगा। मैकेनिज्म क्या है, सर्वे ऑपरेशनल डाटा, जो भी डेली के ऑपरेशंस हैं उनको आप एनालिसिस करें और स्टाफ जो कस्टमर्स हैं उनका सर्वे कर लें। एस्थेटिक्स, स्टाफ अपीयरेंस कैसी है, स्टाफ साफ़ सुथरा है या नहीं है, और जो केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं एयरपोर्ट के ऊपर वो कैसी थी। तो सर्वेज इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन की बात है, आपने क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना है, फूड क्वालिटी को भी और स्टाफ अपीयरेंस को भी। और इसमें आपको सम टाइम कस्टमर का सर्वे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जो अपना स्टाफ है आपका वो खुद से भी इंस्पेक्ट कर सकता है। और अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, जैसे आपने लगेज लेके जाना है तो आपको ट्रॉलीज चाहिए, वो अवेलेबल थी या नहीं थी। तो इंटरनल फॉल्ट मॉनिटर्स होते हैं, वो उसके थ्रू आप उसको देखेंगे। क्लीनलीनेस, एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट सर्वेज और इंस्पेक्शन के थ्रू हो सकता है। कंफर्ट, हाउ क्राउडेड इट इज़, रश तो नहीं लगा हुआ, क्या वहाँ बैठने की कोई प्रॉपर जगह उन्होंने अरेंज की हुई है या नहीं की हुई, ये सर्वे और इंस्पेक्शन के थ्रू हो सकता है, यानी कस्टमर से पूछ लें या खुद इंस्पेक्ट कर लें। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन क्लैरिटी, यानी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो बोर्ड लगे हुए हैं वो समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। जैसे अगर आप सऊदीया या दुबई जाएं तो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर या जिस भी जगह पे, ज़्यादातर जगहों पे जो बोर्ड लगे होते हैं वो इंग्लिश में और अरबिक में और उर्दू भी उस पर लिखी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू को समझते हैं उनकी, और उनको अरबी या इंग्लिश नहीं भी आती क्योंकि लेबर वर्कर हैं, उनके लिए उन्होंने फिर उर्दू का एक अलग से लिख दिया हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन क्लैरिटी में आता है, तो ये भी सर्वे और इंस्पेक्शन के थ्रू आ सकता है। कॉम्पिटेंस, स्टाफ एफिशिएंसी, एफिशिएंट है वो आपसे कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको स्टाफ को काम करना भी आ रहा है या नहीं आ रहा। फ्रेंडलीनेस, एटीट्यूड ऑफ स्टाफ उसमें आ जाएगा, वो भी सर्वे और इंस्पेक्शन दोनों तरह से हो जाता है। रिलायबिलिटी, इक्विपमेंट फॉल्ट्स, ये नहीं है कि वो एयरपोर्ट पे जो वॉक थ्रू हैं, जो मेटल डिटेक्टर वगैरह हैं वो काम ही नहीं कर रहे,
तो इससे सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। इससे कस्टमर को भी ये थ्रेट होगा कि कितने ही तरह के लोग ऐसे हैं जो डेंजरस एलिमेंट साथ लेके आ सकते हैं, तो ये स्टाफ ये यानी टूल्स और इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे, तो कस्टमर भी थ्रेट फील करेगा। तो इस चीज़ को भी आपने इम्प्रूव करना है, और इसका जो क्वालिटी मेजर करने का तरीका या परफॉर्मेंस मेजर का वो सर्वे और इंस्पेक्शन दोनों है। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, स्टाफ रिस्पॉन्सिव है या नहीं, अपने कामों में तो नहीं लगा हुआ। जैसे गवर्नमेंट के इदारों में होता है ना, आप जाके कोई काम लेके काउंटर पे खड़े हैं तो आगे काउंटर पे बैठे हुए बंदे को कोई परवाह नहीं कि आप क्या करने आए, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि उनकी जॉब सिक्योर है, उनको प्रॉब्लम ही कोई नहीं, और सिक्योरिटी भी चेक में आएगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें एयरपोर्ट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जो एग्जांपल उसने दी है, तो वो कैसे परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी उसकी टेक्निक्स बताई हैं। फिर इंटरनल क्वालिटी मेजरमेंट भी होता है, यानी हर चीज़ का आपको सर्वे नहीं करना पड़ता, इंटरनल इंस्पेक्टर और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट आपने खुद भी रखा होता है जो टाइम टू टाइम सारे स्टाफ की सर्विसेज को मॉनिटर करता रहता है। द क्वालिटी ऑफ सोलिसिटर्स इन अ प्रैक्टिस ऑन नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टाफ अवेलेबल इन अ कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन आर क्रूशल टू प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये सारी चीज़ें तो खैर थ्योरेटिकल हैं, मेन इसका इंटरनल क्वालिटी मेजर का मतलब यही है कि आपने खुद से भी क्वालिटी अपनी सर्विस की मेजर करने के लिए प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस्ड लोगों को रखा होता है। तो ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर जो होगा वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल चीज़ें इसमें से कम आती हैं, तो जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा।